हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनवाल एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न जेनेक्स पे आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अनवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी यूजी नेट क्वालिफाइड। आज आपके सामने एनडीए में हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जीके वाला जो पोर्शन है एनडीए में, उसमें जो जीके वाला जो पोर्शन में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उससे हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री को हमने 3 टाइप्स में डिवाइडेड कर रखा है: मिडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और उसमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी बोलते हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है वैदिक एज, एक टॉपिक है वैदिक एज, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक एज जो है, वैदिक एज, इसका नाम वैदिक क्यों पड़ा? क्योंकि इस टाइम में जो आर्यंस थे उन्होंने वेदों की रचना करी, उन्होंने वेदों को लिखा, ठीक है। वैदिक एज को लाने वाले थे आर्यंस, आर्य। आर्यंस का वर्ड संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है बेस्ट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, जिसको नॉलेज होती है, जिसको नॉलेज होती है, यानी कि जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो, उसको बोलते हैं हम लोग आर्यन। श्रेष्ठ मतलब कि ज्ञानी, ठीक है, उनको बोलते हैं आर्यन, ठीक है। तो आर्यों ने एक सभ्यता बनाई, इसका नाम था वैदिक एज, वैदिक युग बनाया उन्होंने, ठीक है। तो जो वैदिक एज है, इसको हम वैदिक इसलिए बोलते हैं कि इस एज में वेद लिखे गए। बेसिकली वैदिक एज के आगे के एज, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट वैदिक एज, ठीक है। पोस्ट वैदिक एज जो है, इसमें दोनों अंतर ये है कि जो वैदिक एज है, इसमें केवल 4 टाइप के वेदास है, 4 प्रकार के वेद लिखे गए हमारे हिस्ट्री के अंदर, शास्त्रों में, ब्राह्मण साहित्य में। एक तो है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेदा, एक है आपके अथर्ववेदा, एक है आपके यजुर्वेदा, और एक है आपके सामवेद, सामवेदा, ठीक है। तो जिस टाइम में ऋग्वेदा लिखा गया उसको बोलते हैं वैदिक एज, और जिस टाइम में बाकी 3 जो वेदास लिखे गए, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट वैदिक एज, यानी कि उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। इज कॉल्ड टू उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, समझ रहे बात को। और वैदिक एज को बोलते हैं हम लोग वैदिक काल, ठीक है। अब बात इसके अंदर ये आती है, जो देखने वाली समझने वाली बात ये है हमारी, कि ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में है वैदिक एज के जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ्स, ठीक है। अथर्ववेद में है जो वैदिक एज में चलते थे, ऋग्वेदिक एज में चलते थे, पोस्ट वैदिक एज में चलते थे, जादू टोना या योगा, मेडिसिन वगैरह, वो। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह कैसे करते हैं उसका बताया गया है। और सामवेद में जो सॉन्ग से जो ऋचाएं हैं, जो श्लोक हैं, जिससे देवता खुश होते हैं, वो है साम, यानी कि मंत्र, गीत, सॉन्ग, देवताओं खुश करने वाले सॉन्ग, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये है वैदिक एज का फंडा, ठीक है। वैदिक एज जो है, इसमें कुछ लिटरेचर लिखा गया, जैसे कि एक लिटरेचर, इसको बोलते हैं पुराण। पुराण पुराण टोटल है 18। पुराण एक तरह से हिस्ट्री को बताने का तरीका, मतलब कि पुराण से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, और पुराण के माध्यम से प्राचीन जो हिस्ट्री है हमारी, एंशिएंट हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के इतिहास को भी पुराण के द्वारा बताया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक है मत्स्य पुराण, और एक है कि आपके शाक्त पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। ये हो गए आपके पुराण। आई बात समझ में? इसी प्रकार से पुराण के अलावा कुछ लिखे गए आर्यनक। आर्यनक, व्हाट इज द आर्यनक? आर्यनक, आर्यनक का मतलब होता है कि, आर्यनक का जो वर्ड है संस्कृत से शब्द बना अरण्य से। अरण्य का मतलब होता है वन, फॉरेस्ट। जो किताबें, जो बुक, जो ज्ञानियों द्वारा, विद्वानों, संतों द्वारा वनों में बैठ कर लिखी गई है, उसे बोलते हैं आर्यनक, ठीक है। एक होता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप, यानी कि पास में, नियर। गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान लिया जाता था, उसको लिखा जाता था, उसको बोलते थे उपनिषद। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है, जैसे कि ईश, केन, कट, नाथोग्य उपनिषद, है ना, आदि। उपनिषद का मतलब ये है गुरु के पास बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है। इसी प्रकार से प्यारे स्टूडेंट,
वैदिक एज में वर्णाश्रम सिस्टम था। वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का मतलब होता है वर्ण यानी कि 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक एज में ये बाई बर्थ नहीं था, बाई एक्शन था, मतलब कर्म के आधार पे वर्ण थे, जातियां थी। लेकिन बाद के पोस्ट वैदिक एज के बाद में जो हिस्ट्री बनी उसमें बाई बर्थ जातियां बनने लग गई। ठीक है, तो वर्ण 4 थे। एक ब्राह्मण जिनका काम था स्टडी करने का मेनली, और क्षत्रिय जिनका काम था देश की रक्षा करना, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। वैश्य जिनका काम था बिजनेस करना, वैश्य, और शूद्र यानी कि सेवा करना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये अपने वर्ण को एक्सचेंज कर सकते थे, बदल सकते थे। ये जो वर्ण थे बाई बर्थ नहीं थे, ये थे एक्शन में भी, जैसा काम करोगे वैसा इनको काम मिलेगा। ये अगर क्षत्रिय भी पढ़ाई के काम करेंगे तो इनको ब्राह्मण बनाया जाता था वैदिक एज में, लेकिन लास्ट के एज में ये बाई बर्थ हो गया, जिस जाति जन्म लेंगे वही जाति आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये होता वर्ण। आश्रम व्यवस्था क्या होती है? वैदिक एज में आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है कि 4 टाइम्स की हमारी लाइफ जीता इंसान, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु तक, डेथ तक, उसको उन्होंने 4 तरीके से बांटा है। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका एज है 12 to 24। सेकेंड गृहस्थ आश्रम 25 to 50। थर्ड है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 51 to 75। और लास्ट है संन्यास, संन्यास 76 to टिल डेथ, टिल डेथ। बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, 12 से 24 साल की उम्र में गुरु के पास जाकर ज्ञान लेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, लेकिन वो ब्रह्मचर्य रहेगा। ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि संसार की माया से दूर रहना, पढ़ाई में ध्यान देना, कंसंट्रेशन करना पढ़ाई में। ठीक है, डिजायर योर ओन सेल्फ, जो आपके डिजायर है उसको कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य। बच्चा तो पढ़ाई करके घर आएगा तो उसे बोलेंगे आप लोग गृहस्थ आश्रम। जब वो मैरिज करेगा, विवाह करेगा, तो मैरिज लाइफ में एंटर करेगा 25 से 50, वहां अपने पूरे कर्तव्य पूरे करेगा, वहां 4 पुरुषार्थों की पूर्ति करेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी कि धर्म का पालन करना, काम यानी कि वैवाहिक जीवन निभाना, अर्थ यानी कि बिजनेस करना, मोक्ष यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। फिर यहाँ से जब पूर्ति हो जाएगी तो 51 से लेकर 75 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ में व्यक्ति वन में चला जाएगा और मोह माया छोड़ के भगवान ध्यान लगा जाएगा। ठीक है, और जब 76 हो जाएगा व्यक्ति तो वो व्यक्ति संन्यास आश्रम में चला जाएगा। संन्यास आश्रम से 76 से लेकर टिल डेथ तक, मृत्यु तक वो संन्यास आश्रम में रहेगा, संसार से बिल्कुल मोह छोड़ देगा और लोगों को ज्ञान का प्रसार करेगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड टू वर्णाश्रम सिस्टम, इसको बोलते हैं आश्रम सिस्टम। ब्रह्मचारी, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये वैदिक एज के अंदर ये सोशल लाइफ जो होती है वो मैंने आपको बताया इसके अंदर। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड टू सोशल लाइफ। रित जो होता है, रित, रित मतलब होता है कि जो सिस्टम होता है, यूनिवर्सल सिस्टम चला रहे हैं, वो ईश्वर चला रहा है, कोई भगवान, कोई ऐसी एक शक्ति है जो यूनिवर्सल ग्रहों को चला रही है, उसको बोलते हैं रित। ठीक है, संसार को चलाने की शक्ति उसको बोलते हैं रित। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि वैदिक एज समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको वैदिक एज आपको समझाया, आश्रम व्यवस्था के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, वेदास के बारे में। ठीक है ना, हर वेदास के ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण साहित्य वेदा से जुड़ा हुआ है, ये शतपथ ब्राह्मण। ठीक है ना, वर्णाश्रम सिस्टम मैंने आपको समझाया। उस टाइम में जो पॉलिटिकल सिस्टम था, राजा, किंग वही मेन था, उसके पास कुछ पावर होती थी सब। और जो आपके सभा समिति, सभा और समिति, एक होती सभा और एक समिति, ये एक समिति टाइप की होती संस्थाएं होती थी, जिसको राजा की 2 आंखें कहा गया है, जो राजा को गाइड करती थी समय समय पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करने की एक संस्था थी। एक तरह से हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्रियल काउंसिल या फिर कैबिनेट बोल सकते हैं इसको अपन। उस टाइम की कैबिनेट की सभा और समिति, जिसे राजा की 2 आंखें कहा गया है। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया वैदिक एज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आगे और इस तरह से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, ओके, बाय।